Hello and welcome to all of you in my channel Blue Chip Finance Education and Learning। और इस वीडियो के अंदर हम स्टैटिस्टिक्स 1 को डिस्कस करने जा रहे हैं एट इंटरमीडिएट लेवल। और फेडरल बोर्ड के सिलेबस को हम फॉलो करेंगे। और इससे पहले इसके सिलेबस के बारे में आप जान लें कि इसका जो सिलेबस है वो उसमें इंक्लूड है इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स, measures of central tendency, and measures of dispersion including moments, skewness and kurtosis. After that, the next topic is correlation and regression. Third one is index numbers, and fourth one is time series analysis. एक तरीका ये था कि हम पूरे के पूरे पेपर्स को डिस्कस करें, और उस तरीके का एक ड्रॉबैक है कि जिस वक्त आप एक ही पेपर में आप बहुत सारे टॉपिक्स को जिस वक्त आप देखते हैं तो किसी एक ख़ास टॉपिक के ऊपर आपकी जो स्ट्रॉन्ग ग्रिप है वो नहीं बन पाती। तो इसलिए इस पूरे सिलेबस को मैंने स्प्लिट किया है चार टॉपिक्स के अंदर। जो पहला टॉपिक होगा वो होगा इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी and measures of dispersion including moment, skewness and kurtosis। और हम जितने भी प्रीवियस पेपर्स जो कि अवेलेबल हैं, काफ़ी बड़ा डाटा प्रीवियस पेपर्स का मौजूद है, उनको सामने रखते हुए हम देखेंगे कि पेपर जो है उसमें क्या क्या पूछा गया है इस टॉपिक के बारे में, और उनके आंसर्स देने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक ये जो टॉपिक आपके सामने लिखा हुआ इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन इंक्लूडिंग मोमेंट, स्केनेस एंड कोटोसिस, ये तकरीबन 40 से 50% पेपर वो इस टॉपिक में से बनता है आपका, जो कि हम पेपर टू पेपर स्टडी करेंगे तो उससे भी देखेंगे। दूसरी चीज़ कि पेपर्स की इतनी ज़्यादा वेरिएशन यहाँ पे मौजूद है कि आपके लिए ये इनफ है एक अच्छी पेपर प्रिपरेशन के लिए, कि इसके अंदर क्वेश्चंस की वेरिएशन इतनी ज़्यादा होगी कि आपको बड़ा इजी लगेगा ये टॉपिक जिस वक्त आप इसको सक्सेसफुली सॉल्व करने के काबिल हो जाएंगे। और इसके अलावा स्टैटिस्टिक्स के बारे में कुछ चीज़ें माइंड में रखें कि एक तो इसका जो इंट्रोडक्टरी लेवल के ऊपर जो थ्योरी है उसके बारे में नाव हाव रखनी आपके लिए बड़ी ज़रूरी है। और दूसरे नंबर पर ये कि फार्मूलाज के ऊपर आपकी ग्रिप होना वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि आप आगे चल के इसमें देखेंगे भी। तो फर्दर आगे किसी वीडियो के अंदर मैं इसके फार्मूलाज भी उसकी एक अलग से आपको बना के प्रोवाइड कर दूँगा कि कौन कौन से फार्मूलाज जो हैं वो आपके इनफ हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जी 2007 के पेपर से। और 2007 के पेपर में जो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है वो है गिवन x इक्वल्स टू 5, 7, 10, 12 एंड 15 और y इक्वल्स टू 8, 10, 13, 18 एंड 20। फाइंड सम ऑफ x मल्टीप्लाई बाय y माइनस x। तो ये एक इंतहाई इजी क्वेश्चन है। इसके अंदर कोई ख़ास किसी स्ट्रॉन्ग फार्मूला की या कोई बहुत बड़े नॉलेज की आपको ज़रूरत नहीं है। सिंपल एक्स की वैल्यूज़ गिवन हैं जो कि 5, 7, 10, 12, 15 है, और वाई हैं आपके सामने 8, 10, 13, 18, 20, और आपने इसका सम मालूम करना है। ये साइन समेशन कहलाता है और इसका मतलब है सम ऑफ। और सबसे पहले हम y माइनस 6 को कैलकुलेट कर लेते हैं और उसके बाद हम x के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो y की वैल्यूज़ ये हैं 8 माइनस 6 2, 10 माइनस 6 4, 13 माइनस 6 7, 18 माइनस 6 12, 20 माइनस 6 14, और उसके बाद x के साथ इसको मल्टीप्लाई करते जाएं तो ये एंड पे सम आप ले लेंगे तो ये आ जाएगा 462। तो फर्स्ट वन क्वेश्चन जो है वो तो बहुत ही ईजी है। सेकंड क्वेश्चन जो है वो है डेविएशन फ्रॉम 10.5 ऑफ 10 आइटम्स आर माइनस 1.3, 2, 2.9, 7.5, माइनस 4.6, माइनस 3.4, 8.2, 9.3, माइनस 7.4 एंड 5.6। कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन।
सबसे पहले ये डिसाइड कर लें कि ये ग्रुप डाटा है या अनग्रुप डाटा। तो याद रखें कि जिसके साथ फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होती वो आपके लिए अनग्रुप डाटा है। तो हम अनग्रुप डाटा के फार्मूलाज को कंसिडर करेंगे। सबसे पहले तो अरिथमेटिक मीन को कैलकुलेट करने के तीन फार्मूलाज हैं। जो फर्स्ट फार्मूला है वो डायरेक्ट मेथड कहलाता है, जिसके अंदर एक्स बार या अरिथमेटिक मीन इक्वल्स टू सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। जो सेकंड फार्मूला है वो इनडायरेक्ट मेथड भी कहलाता है, शॉर्टकट मेथड भी कहलाता है, और डेविएशन मेथड भी इसको बोलते हैं। और उसका फार्मूला है ए प्लस सम ऑफ बी डिवाइडेड बाय एन। और थर्ड वन फार्मूला जो है वो स्टेप डेविएशन मेथड या कोडिंग मेथड उसको बोला जाता है, और उसका फार्मूला जो है वो है ए प्लस सम ऑफ यू डिवाइडेड बाय एन मल्टीप्लाई बाय सी। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्टार्ट में ही बता दिया गया कि डेविएशन को यूज़ किया गया है, और x की वैल्यू में से एक ख़ास वैल्यू को माइनस किया गया है, जो कि यहाँ पे 10.5 है, जिसको हम पी एम भी बोलते हैं, और इसको a का नाम भी दिया जाता है। तो a हमारे पास आ गया 10.5, और जो n है वो नंबर ऑफ दीज वैल्यूज है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो n हमारे पास हो जाएगा 10, और सम ऑफ d यानी कि ये जो डेविएटेड वैल्यूज हैं x में से 10.5, x की तमाम वैल्यूज़ में से 10.5 माइनस करने के बाद ये जो वैल्यूज़ हैं ये आपके पास सम ऑफ d हैं। इनका सम आप ले लेंगे 5.6 माइनस 7.4 प्लस 9.3 प्लस 8.2 माइनस 3.4 माइनस 4.6 प्लस 7.5 प्लस 2.9 प्लस 2 एंड माइनस 1.3, और इट विल गिव यू 18.8, दैट इज सम ऑफ d। और इसको पुट करेंगे यहाँ पे और सॉल्व कर लेंगे, और 12.38 जो है वो हमारे पास अरिथमेटिक मीन है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट वुड बी द शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इफ। तो सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में थोड़ा सा जान लें कि अगर मीन, मीडियन और मोड ये तीनों आपस में अगर इक्वल होंगे तो ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगी, और इसके अंदर कोई स्क्यूनेस नहीं मिलेगी आपको। स्क्यूनेस जो है, स्क्यूनेस किसी एक तरफ के झुकाव को हम बोलते हैं। तो झुकाव या राइट साइड पे हो सकता है या लेफ्ट साइड पे, लेकिन ये होगा उसी सूरत में जब मीन, मीडियन और मोड आपस में बराबर नहीं होंगे। तो अब जैसा कि पहले में बोला गया कि मीन इज़ लेस देन मीडियन एंड मीडियन इज़ लेस देन मोड, तो ये याद रखें कि मीन जब भी मोड से छोटा होगा तो हम बोलेंगे कि ये नेगेटिव स्क्यूनेस है। और नेगेटिव स्क्यूनेस जो है उसकी जो स्क्यू है, उसका जो स्क्यू है यानी झुकाव जो है वो हमेशा लेफ़्ट साइड के ऊपर होगा। जो आगे किसी पेपर में उसकी शेप भी आएगी तो उसमें मज़ीद आपको क्लियर हो जाएगा। और एक होती है पॉजिटिव स्क्यूनेस। पॉजिटिव स्क्यूनेस के अंदर मीन इज़ ग्रेटर देन मीडियन एंड मीडियन इज़ ग्रेटर देन मोड, जबकि इसके अंदर मीन इज़ लेस देन मीडियन एंड मीडियन इज़ लेस देन मोड, तो ये नेगेटिव स्क्यूनेस होगी, और इसकी जो स्क्यू होगी वो लेफ्ट स्क्यूड होगी। और इसी तरह Q3 माइनस मीडियन इज़ ग्रेटर देन मीडियन माइनस Q1, तो ये भी सेम चीज़ है कि अगर इक्वल होंगे तो नो स्क्यूनेस यानी कि ज़ीरो स्क्यूनेस, अगर ये ग्रेटर होगा तो पॉजिटिव, अगर लेस देन होगा तो नेगेटिव। तो ये ग्रेटर है तो ये पॉजिटिव स्क्यूनेस होगी। जो इसके बाद जो क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन इसमें जो पूछा गया है वो पूछा गया है व्हाट इज़ मेंट बाय कुर्टोसिस। तो कुर्टोसिस जो है वो आपका जो एक नॉर्मल कर्व है और उसका जो हम्प है, उसकी जो पिकेडनेस है उसको कैलकुलेट करने का या उसको देखने का जो तरीका है उसको हम कुर्टोसिस का नाम देते हैं। और द कॉन्सेप्ट विच कंपेयर्स द हम्प ऑफ गिवन फ्रीक्वेंसी कर्व विद अ स्टैंडर्ड कर्व कॉल्ड नॉर्मल कर्व इज नोन एज कुर्टोसिस। यानी कि आप कह सकते हैं कि एक नॉर्मल कर्व है और एक फ्रीक्वेंसी कर्व है, उसके बीच में जो हम्प है यानी कि उसके अंदर जो उसकी पिकेडनेस है उसको कैलकुलेट करने के लिए इस कॉन्सेप्ट को यूज़ किया जाता है।
और इसके 3 मेजर्स हैं, बीटा 1, बीटा 2 एंड बीटा 3। इसके अंदर जो बीटा 1 है वो 0 या ग्रेटर दैन 0 उसका आंसर हमेशा आता है और उसका कोई ख़ास मीनिंग हमारे पास नहीं है, जबकि इसका जो इम्पोर्टेंट मेजर है वो बीटा 2 है। बीटा 2 जो है वो अगर ग्रेटर दैन 3 है तो हम इसको बोलेंगे लैक्टोकर्टिक। अगर बीटा 2 जिनको कैलकुलेट करने के आगे फार्मूलाज हैं, और बीटा 2 जो है वो अगर इक्वल टू 3 है तो हम कहेंगे कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये नॉर्मल है या मेसोकर्टिक है, और अगर ये लेस देन 3 है तो ये प्लेटिकर्टिक कहलाएगी। तो शॉर्ट क्वेश्चन का जो आपने आंसर देना है ये थोड़ा मैंने ज़्यादा दे दिया है, लेकिन आपके लिए अनफ है कि आप इसकी मेजर डेफिनेशन और इसका जो बीटा 2 के जो मेजर्स हैं उनके बारे में आप ज़रूर लिखें। अगर ग्रेटर दैन 3 आएगा तो लेप्टोकर्टिक, अगर इक्वल टू 3 तो मेसोकर्टिक, और अगर लेस दैन 3 है तो प्लेटिकर्टिक। और उसके बाद है जी कि इन अ सर्टेन डिस्ट्रीब्यूशन द फॉलोइंग रिजल्ट्स वर ऑब्टेन्ड: मीन इक्वल्स टू 45, मीडियन इक्वल्स टू 48 एंड कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इक्वल्स टू -0.4। फाइंड द वैल्यू ऑफ दी स्टैंडर्ड डेविएशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने बोला कि फार्मूलाज के ऊपर आपकी ग्रिप होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन हमने फाइंड आउट करनी है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन आखिर किस तरीके से फाइंड आउट की जाए? यहाँ पे अगर आप देखें तो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस आपको दिया गया है जो कि -0.4 आपके पास है। अब कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस को कैलकुलेट करने के दो मुख्तलिफ तरीके हैं जो कि आपके सिलेबस के अंदर हैं। एक है कार्ल पियर्सन का मेथड जिसके दो फार्मूलाज हैं, और एक है बाउले का मेथड जिसका एक फार्मूला है। कार्ल पियर्सन का मेथड अगर देखा जाए तो वो मीन माइनस मोड डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन है, एक फार्मूला। दूसरा फार्मूला है 3 मल्टीप्लाई बाय मीन माइनस मीडियन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। तो फर्स्ट फार्मूला तो यहाँ पे हमारे काम नहीं आएगा क्योंकि हमारे पास मोड नहीं है, जबकि जो दूसरा फार्मूला है 3 मीन माइनस मीडियन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, ये यहाँ पे हमारे काम आ सकता है। तो सबसे पहले हम कार्ल पियर्सन का जो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस आया है -0.4 वो यहाँ पे पुट करें। 3 मल्टीप्लाई बाय मीन जो कि हमारे पास है 45, और मीडियन है हमारे पास 48 डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, और इसको स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए सॉल्व कर लें। ऊपर आपके पास आ जाएगा -3 मल्टीप्लाई बाय 3 -9, और स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे डिवाइड हो रही है तो दूसरी तरफ जाके इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, और फाइनली माइनस माइनस दोनों तरफ ख़त्म हो जाएगा, और स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू 9 डिवाइडेड बाय 0.4 जो कि आ जाएगी 22.5। उसके बाद इसके अंदर जो एक्सटेंसिव क्वेश्चन इस पेपर के अंदर जो पूछे गए हैं वो दो हैं। सबसे पहले फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल कैलकुलेट द मीन, मीडियन एंड ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। चार डिफरेंट किस्म की एवरेजेस आपसे पूछी गई हैं, और आपके पास जो डाटा है ये अगर आप देखें तो ये क्लास मार्क आपको दिएगी। और दूसरी बात ये है कि ये ग्रुप डाटा है क्योंकि फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ बॉयज़ ये भी गिवन है, तो ये आपके लिए एफ बन जाएगा, जबकि ये आपके लिए क्लास मार्क है क्योंकि ये क्लासेस नहीं है, और क्लास मार्क जो है उसको हमेशा आप एक्स से डिनोट करते हैं। अब सबसे पहले अगर आप अरिथमेटिक मीन देखें तो अरिथमेटिक मीन का ग्रुप डाटा में जो फर्स्ट फार्मूला है डायरेक्ट मेथड, वो है सम ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ। तो सबसे पहले तो हम एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे और रिज़ल्ट लेके उसको एंड के ऊपर हम सम कर लेंगे, और ये सम आ जाएगा 15620। और दूसरी तरफ हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है इसका सम हमारे पास बन जाएगा 300, और इसको फार्मूला के अंदर पुट करेंगे तो ये आंसर हमारे पास आ जाएगा 52.07। दूसरी जो एवरेज है वो हमारे पास है मीडियन। ग्रुप डाटा के अंदर मीडियन का फॉर्मूला है L प्लस एच ओवर एफ n बाई 2 माइनस सी, जिसके अंदर हमारे पास क्लास बाउंड्रीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन चूँकि यहाँ पे हमारे पास डायरेक्टली x कैलकुलेटेड गिवन है क्लास मार्क,
तो हम एक और तरीका जो है वो अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, और वो मेथड जो है वो है कि हम सबसे पहले n+1 डिवाइडेड बाई 2 कैलकुलेट करेंगे। इसके अलावा हमारे पास इस मेथड में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का होना बहुत ज़रूरी है, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बड़ी इजीली कैलकुलेट हो जाएगी। जस्ट फ्रीक्वेंसी को कम्युलेट करना है। तो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी उठा के यहाँ पे लिखें 1, और हर अगली फ्रीक्वेंसी पिछले टोटल में ऐड करते जाएं, यानी कि 1+3=4, 4+7=11, 11+8=19, और 19+25=44, 44+30=74, एंड सो ऑन। और अगर आपकी लास्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सम ऑफ एफ के बराबर है, तो इसका मतलब है कि आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दुरुस्त है। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेने के बाद सबसे पहले हम n+1 डिवाइडेड बाई 2 को कैलकुलेट करेंगे, और n जो है वो हमेशा सम ऑफ f के बराबर होता है, यानी कि आप कह सकते हैं कि सम ऑफ f इक्वल्स टू n। और ये कैलकुलेट करने के बाद आपके पास रिजल्ट आएगा 150.5। अब इस 150.5 को हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में ढूंढना है कि ये किधर फॉल करता है। तो 150.5 आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 179 में फॉल करता है, और 179 के बिल्कुल सामने जो x है 52, ये आपका मीडियन है। तो मीडियन आपके पास आ जाएगा 52। यहाँ पे मोड नहीं पूछा गया, लेकिन इस मेथड के अंदर अगर मोड अगर आप देखें तो वैसे मोड का ग्रुप डाटा में जो फॉर्मूला है वो है L प्लस एफ एम माइनस एफ वन डिवाइड बाई एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ एम माइनस एफ टू मल्टीप्लाई बाई एच। तो इसमें भी एल यानी लोअर क्लास बाउंड्री का यूज़ है, जो कि हमारे पास नहीं। तो अगर ऐसा डाटा हो तो मोड भी आप बड़ा इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसके अंदर सिर्फ आपने ये देखना है कि आपके पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है। जैसा कि यहाँ पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 55 है, तो इसके सामने जो एक्स वैल्यू है 53, दैट इज़ मोड फॉर यू। तो उसके बाद मीन और मीडियन कैलकुलेट करने के बाद जो नेक्स्ट है वो है ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। अगर जियोमेट्रिक मीन को देखा जाए तो जियोमेट्रिक मीन का ग्रुप डाटा में जो फॉर्मूला है वो है एंटी लॉग सम ऑफ एफ लॉग एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ। तो इसके अंदर सबसे पहले तो हमने एक्स की वैल्यूज़ का लॉग ले लेना, और लॉग लेने के बाद हमने ये जो लॉग वैल्यूज़ हैं इनको हमने वन बाय वन इनकी जो रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी है उसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया। फॉर एग्जांपल log of 59 is 1.770852 multiply by 1 equals to 1.770852 is f log x। इसी तरह हम तमाम वैल्यूज़ का लॉग लेने के बाद उनको अपनी रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे, और हमारे पास एंड पे हम सम ले लेंगे, जो कि हमारे पास आ गया 514.8431, और डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ जो कि है 300। और रिज़ल्ट लेने के बाद हम जो भी रिज़ल्ट आएगा, जैसे कि हमारे पास रिज़ल्ट आया 1.716, इसका हम एंटी लॉग ले लेंगे। और अपने कैलकुलेटर्स के ऊपर आप एंटी लॉग बड़ा इजी ले सकते हैं, शिफ्ट प्रेस करके और आगे ये वैल्यू लिख के आप एंटी लॉग ले लेंगे। तो ये आपके पास आंसर आ गया 51.9996। जो फोर्थ आपसे पूछा गया है वो पूछा गया हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन का ग्रुप डाटा में फॉर्मूला है सम ऑफ एफ बाई एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ। तो सबसे पहले तो एफ बाई एक्स को कैलकुलेट करेंगे, यानी हर एफ वैल्यू को उसके रिस्पेक्टिव एस एक्स के साथ डिवाइड करेंगे, यानी कि 1 डिवाइडेड बाई 59 इक्वल्स टू 0.016949, 3 डिवाइडेड बाई 58 0.051724 एंड सो ऑन। और एंड के ऊपर हम इसका सम ले लेंगे जो कि आएगा 5.772878। तो 5.772878 डिवाइडेड बाई 300 इज़ हार्मोनिक मीन, जो कि आपके पास सॉरी सम ऑफ एफ डिवाइड बाय सम ऑफ एफ बाई एक्स, जो कि आपके पास आ जाएगा 51.96। तो ये थी जी इसकी चार एवरेजेस जो कि पूछी गई। अब इसके अंदर जो दूसरा एक्सटेंसिव क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया जी कि फाइंड द फर्स्ट 4 मोमेंट्स
about the mean for the data given below, taking u equals to x minus 22 divided by 5. Also test the distribution for symmetry. तो सबसे पहले तो हमने कैलकुलेट करनी है जी इसकी मोमेंट्स, जो कि रॉ मोमेंट्स कहलाएंगी। तो डाटा हमारे पास ग्रुप है 10 to 14, 15 to 19, 20 to 24, 25 to 29 एंड सो ऑन, और फ्रीक्वेंसी भी इनके साथ गिवन है। तो सबसे पहले हम ये ग्रुप्स और फ्रीक्वेंसीज को लिखेंगे, और चूंकि ये क्लास बाउंड्रीज इनकी नहीं है तो पहले हम क्लास बाउंड्रीज कैसे, कि ये दोनों फर्स्ट क्लास की जो अपर लिमिट है और जो सेकंड क्लास की जो लोअर लिमिट है, इनको आपस में बराबर आना चाहिए। अगर ये आपस में इक्वल नहीं है तो हमें क्लास बाउंड्रीज लेनी पड़ेंगी, और क्लास बाउंड्रीज लेने का मेथड बहुत ईजी है कि इन दोनों को आपस में माइनस करें, जो कि 15 माइनस 14 इक्वल्स टू 1, और उस रिजल्ट को आप डिवाइड कर दें 2 पे, यानी कि 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 0.5। अब लेफ्ट साइड से 0.5 को माइनस करते जाएं और राइट साइड के ऊपर ऐड करते जाएं, यानी 10 माइनस 0.5 9.5, 14 प्लस 0.5 14.5, 15 माइनस 0.5 14.5, 19 प्लस 0.5 19.5 एंड सो ऑन। और इस तरह ये आपकी जो अपर और लोअर लिमिट्स हैं ये आपस में बराबर आती जाएंगी, और इस प्रोसेस को हम क्लास बाउंड्री का नाम देते हैं। उसके बाद जो एक्स है, यानी कि क्लास मार्क इन दोनों को सम करके डिवाइड करते जाएं 2 के ऊपर। 14 प्लस 5.5 प्लस 9.5 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 12, एंड 19.5 प्लस 14.5 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 17। और नेक्स्ट वन कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, इनके बीच में डिफरेंस देख लें कितना है। इनके बीच में 5 का डिफरेंस है, और 5 का डिफरेंस जो है वो ऐड करते जाएं, ये आपके लिए एच बी कहलाता है, हाइट ऑफ द क्लास। After the calculation of x, the next important thing is to calculate u, क्योंकि हमने यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल रॉ मोमेंट्स कैलकुलेट करनी है 4, मोमेंट नंबर 1 2 3 एंड 4। और ये आप माइंड में रखें कि यहाँ पे कोडिंग मेथड इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि जैसे कि क्वेश्चन के अंदर दिया गया है u इक्वल्स टू एक्स माइनस 22 डिवाइड बाई 5। कोडिंग मेथड के अंदर u जो है ये हमेशा बराबर होता है ग्रुप डाटा में x माइनस ए डिवाइडेड बाय h के। और h मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि x वैल्यूज़ के बीच में जो डिफरेंस है या हाइट ऑफ द क्लास वो h कंसिडर किया जाता है। तो सबसे पहले हम रॉ मोमेंट्स जो हैं उनको कैलकुलेट करेंगे, और उसके लिए u का मालूम होना हमारे लिए ज़रूरी है। u जो है वो यहाँ पे जैसे कि गिवन है क्वेश्चन के अंदर x माइनस 22 डिवाइड बाई 5, तो x आपकी जो फर्स्ट वैल्यू है वो है 12 माइनस 22, ये आपका आ जाएगा -10 डिवाइड बाई 5 -2। इसी तरह 17 माइनस 22 -5 डिवाइड बाई 5 -1। इस तरह 0 1 2 3, ये आपके पास कैलकुलेट हो गया u। अब हम चार चूँकि मोमेंट्स हमने कैलकुलेट करनी है, तो उसके अंदर हमें यू एफ मल्टीप्लाई बाई यू स्केयर, एफ मल्टीप्लाई बाई यू क्यूब एंड एफ मल्टीप्लाई बाई यू रेज टू पावर 4, ये हमें चार कैलकुलेशंस चाहिए। दो तरीके हैं आपके पास, या तो आप सबसे पहले तो आप एफ यू को मल्टीप्लाई कर लें, तो ये एफ यू बन जाएगा -2 मल्टीप्लाई बाई 2 -4 -1 मल्टीप्लाई बाई 4 -4, 0 मल्टीप्लाई बाई 6 0 एंड सो ऑन। अब स्केयर के अंदर अब आप बजाय इसके कि आप u का स्केयर लेके फिर उसको आप f के साथ मल्टीप्लाई करें, आप एफ यू मल्टीप्लाई बाई यू ये इक्वल्स टू एफ यू स्केयर बन जाएगा।
इसी तरह क्यूब अगर आपने कैलकुलेट करना है तो एफ यू स्क्र मल्टीप्लाई बाय यू, ये आपका एफ यू क्यूब बन जाएगा। एफ यू रेज टू पावर 4 अगर आपने कैलकुलेट करना है तो एफ यू क्यूब मल्टीप्लाई बाय एफ मल्टीप्लाई बाय यू, ये आपका एफ यू रेज टू पावर 4 बन जाएगा। तो ये चार के चार कैलकुलेट करके और इनके आपने सम ले लेंगे। एफ यू का सम जो है वो 9 है, एफ यू स्क्र 41, एफ यू क्यूब 39 और एफ यू रेज टू पावर 4 173, और जो आपके पास सम ऑफ एफ है वो है 24। अब यहाँ पे एक बात माइंड में रखें कि मोमेंट्स आपको तीन डिफरेंट तरीक़ों से पूछी जा सकती हैं। एक तो मीन की मोमेंट्स, तो अगर आपको याद हो तो मैंने अभी इसके स्टार्ट में आपको बताया था कि मीन तीन तरीक़ों से कैलकुलेट किया जा सकता है। एक मेथड है डायरेक्ट, एक है इनडायरेक्ट और तीसरा स्टेप डेविएशन या कोडिंग मेथड। डायरेक्ट मेथड के अंदर जो ग्रुप डाटा में आपका मीन है वो है सम ऑफ एफ एक्स ओवर सम ऑफ एफ, और जो वही आपकी फर्स्ट मोमेंट कहलाएगी। और सेकंड मोमेंट जो है वो एफ एक्स स्क्वायर ओवर सम ऑफ एफ, थर्ड मोमेंट एफ एक्स क्यूब ओवर सम ऑफ एफ, और फोर्थ मोमेंट सम ऑफ एफ एक्स रेज टू पावर 4 डिवाइड बाय सम ऑफ एफ। लेकिन ये मेथड है मीन का। दूसरा मेथड जो है वो डेविएशन मेथड है। डेविएशन मेथड में जो मीन का फार्मूला है वो है ए प्लस सम ऑफ एफ डी ओवर सम ऑफ एफ, लेकिन उसके अंदर जिस वक्त हम रॉ मोमेंट्स कैलकुलेट करेंगे तो हम ए को स्किप कर देंगे, यानी कि फर्स्ट मोमेंट बन जाएगी एफ सम ऑफ एफ डी ओवर सम ऑफ एफ, सेकेंड मोमेंट बन जाएगी सम ऑफ एफ डी स्क्र ओवर सम ऑफ एफ, थर्ड मोमेंट सम ऑफ एफ डी क्यूब ओवर सम ऑफ एफ, और फोर्थ मोमेंट सम ऑफ एफ यू सम ऑफ एफ डी रेज टू पावर 4 सम ऑफ एफ। बिल्कुल इसी तरह जो कोडिंग मेथड है, कोडिंग मेथड के अंदर चूंकि ये इस क्वेश्चन के मुताबिक ये कोडिंग का क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसके अंदर रॉ मोमेंट्स जो हैं उसमें हम ए को भी स्किप कर देंगे और एच को भी स्किप कर देंगे, क्योंकि मीन का फॉर्मूला जो है वो बराबर है ए प्लस सम ऑफ एफ यू ओवर सम ऑफ एफ मल्टीप्लाई बाय एच। तो ए को भी हम स्किप करेंगे और एच को भी हम स्किप करेंगे, और फर्स्ट मोमेंट जो है वो सम ऑफ एफ यू ओवर सम ऑफ एफ, सेकेंड मोमेंट है सम ऑफ एफ यू स्क्वायर ओवर सम ऑफ एफ, थर्ड सम ऑफ एफ यू क्यूब ओवर सम ऑफ एफ, और फोर्थ मोमेंट जो है सम ऑफ एफ यू रेज़्ड टू पावर 4 डिवाइड बाय सम ऑफ एफ। और इनके अंदर हम ये वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे। फर्स्ट वन 9 ओवर 24, सेकेंड मोमेंट 41 बाई 24, थर्ड मोमेंट 39 बाई 24, और फोर्थ मोमेंट जो है 173 डिवाइड बाय 24। तो ये हमारे पास ये जो फर्स्ट फोर मोमेंट्स हैं ये कैलकुलेट हो चुकी हैं। फर्स्ट मोमेंट है 0.375, सेकेंड मोमेंट 1.7084, थर्ड रॉ मोमेंट 1.625 एंड फोर्थ रॉ मोमेंट इज 7.2083। बट ये आपकी मोमेंट्स फाइनल मोमेंट्स नहीं है, ये आपकी रॉ मोमेंट्स हैं। फाइनल मोमेंट्स के लिए आपको यहाँ पर फार्मूलाज अप्लाई करने पड़ेंगे, और कोडिंग के अंदर जो कोडिंग मेथड है इसके अंदर आप याद रखें कि ये चार फार्मूलाज आपने याद रखने हैं। मोमेंट नंबर 1 जो है ये बराबर होगी रॉ मोमेंट 1, ये जो ऊपर हमने कैलकुलेट की, माइनस रॉ मोमेंट 1, और ये हमेशा इक्वल्स टू 0 होती है। जो आपके पास सेकंड मोमेंट है वो आपके पास बराबर है मोमेंट नंबर 2। मोमेंट नंबर 2 जो है वो आपके पास बराबर है मोमेंट ऑर्डिनरी या रॉ मोमेंट 2 माइनस रॉ मोमेंट 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर। अगर कोडिंग मेथड है तो हम एच साथ बढ़ाते जाएंगे पावर में, अगर कोडिंग मेथड नहीं है तो फिर एच लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये माइंड में रखें। और आगे किसी और पेपर में ज़ाहिर है वो क्वेश्चन आ जाएगा तो उधर भी आप देख लेंगे, लेकिन जहाँ पे कोडिंग मेथड
यूज़ हो रहा है वहाँ पे एच सेकंड मोमेंट में एच स्क्वायर हो जाएगा, थर्ड मोमेंट में एच रेज टू पावर 3 हो जाएगा और फोर्थ मोमेंट में एच रेज टू पावर 4 हो जाएगा। तो ये हो गया जी इसका सेकंड मोमेंट का फार्मूला, और ये कैलकुलेटेड है, ये वैल्यूज़ हमने पुट करके इनको कैलकुलेट कर लिया। और अब उसके बाद ये नीचे आपके पास आ जाएगी थर्ड मोमेंट, और थर्ड मोमेंट जो है ये आपकी बराबर हो जाएगी जी रॉ मोमेंट 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय रॉ मोमेंट 1 मल्टीप्लाई बाय रॉ मोमेंट 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय रॉ मोमेंट 1 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय एच रेज टू पावर 3। और ये सारी की सारी ये वैल्यूज़ जो भी जहाँ पे भी आएगी वो हमने पुट करके ये थर्ड मोमेंट कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद ये फोर्थ मोमेंट है, इसका फार्मूला है, और फोर्थ मोमेंट बराबर है जी रॉ मोमेंट 4 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय रॉ मोमेंट 1 मल्टीप्लाई बाय रॉ मोमेंट 3 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय रॉ मोमेंट 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय रॉ मोमेंट 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय रॉ मोमेंट 1 रेज टू पावर 4, और तमाम इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे एच रेज टू पावर 4। यहाँ पे एच जो है ये हमें एक्स से भी मालूम हो सकता है, 5 का डिफरेंस है, और यहाँ पे भी गिवन है, ये आपके पास एच है 5, क्योंकि u बराबर होता है x माइनस ए डिवाइडेड बाय एच के। तो ये आपकी फाइनल जो है, ये आपकी जो एक्चुअल मोमेंट्स हैं वो ये कैलकुलेट हो चुकी हैं। फर्स्ट मोमेंट ज़ीरो होती है हमेशा, सेकंड मोमेंट जो है वो आपके पास आई 39.194, थर्ड मोमेंट जो है -23.9351, और फोर्थ मोमेंट जो है वो आपके पास आई 3845.55। अब साथ इन्होंने क्वेश्चन के अंदर एक और चीज़ पूछी कि आप टेस्ट द डिस्ट्रीब्यूशन फॉर सिमेट्री। सिमेट्री मैं पहले बता चुका हूँ कि जिस वक्त मीन मीडियन मोड आपस में बराबर होंगे तो हम कहेंगे कि ये एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है और इसका स्क्यूनेस नहीं है इसमें। जबकि अगर ये मीन मीडियन मोड अगर आपके बराबर नहीं आएंगे तो उसमें स्क्यूनेस पाई जाती है। और स्क्यूनेस जो है वो दो तरह की हो सकती है, पॉजिटिव स्क्यूनेस या नेगेटिव स्क्यूनेस। पॉजिटिव स्क्यूनेस में मीन इज़ greater than median and median is greater than mode, whereas in the case of negative skewness mean is less than median and median is less than mode। इसी चीज़ को हम फार्मूलाज की मदद से भी कैलकुलेट करते हैं, जैसे कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कार्ल पियर्सन का वो भी डिस्कस हो चुका है पहले। अगर उसका आंसर माइनस में आए तो उसका मतलब है कि नेगेटिव स्क्यूनेस है, अगर आंसर पॉजिटिव आए तो इसका मतलब है पॉजिटिव स्क्यूनेस है। लेकिन यहाँ पे जो पूछा गया आल्सो टेस्ट द डिस्ट्रीब्यूशन फॉर सिमेट्री, तो यही स्क्यूनेस या यही कॉन्सेप्ट हम मोमेंट नंबर 3 की मदद से मालूम कर सकते हैं। मोमेंट नंबर 3 अगर माइनस में आ जाए तो इसका मतलब है कि नेगेटिव स्क्यूनेस है, और मोमेंट नंबर 3 अगर पॉजिटिव आ जाए तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव स्क्यूनेस है, और अगर ये ज़ीरो आ जाए तो इसका मतलब है कि एक सिमेट्रिकल डाटा है, इसके अंदर मीन मीडियन मोड आपस में इक्वल है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मोमेंट नंबर 3 जो है वो माइनस में है, और ये इंडिकेट करती है कि ये नेगेटिव स्क्यूनेस इसके अंदर पाई जाती है, यानी कि हम कह सकते हैं कि मीन इज़ लेस देन मीडियन एंड मीडियन इज़ लेस देन मोड। और इसी चीज़ को हम एक और तरीके से मैनुअली भी हम इसको प्रूव कर सकते हैं, लेकिन तो ज़रूरत नहीं है, ये वैसे मैंने कैलकुलेट कर दी है, इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें मालूम हो चुका है कि नेगेटिव स्क्यूनेस है। आपने सिर्फ कमेंट देना है कि मोमेंट नंबर 3 जो है वो नेगेटिव है -23.9351, सो देयर इज़ अ नेगेटिव स्क्यूनेस इन दिस क्वेश्चन। अब अगर इसके एमसीक्यूज़ की बात की जाए तो फर्स्ट एमसीक्यू जो है वो है जी कि आर कैरेक्टरिस्टिक दैट इज़ क्वालिटेटिव इन नेचर। ऐसी खसूसियत, ऐसा कैरेक्टर जो कि क्वालिटेटिव हो नेचर में, तो याद रखें कि वो हमेशा एट्रीब्यूट होता है। एट्रीब्यूट खसूसियत को बोलते हैं और ये क्वालिटेटिव नेचर का होता है।
दूसरा जो MCQ है वो है कॉन्टिन्यूस वेरिएबल कैन बी मेजर्ड एट ऑल पॉसिबल पॉइंट्स, जबकि जो डिस्क्रीट वेरिएबल होता है वो स्पेसिफिक पॉइंट्स के ऊपर मेजरेबल होता है। सेंसस रिपोर्ट्स फॉर पब्लिक आर सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा। याद रखें कि प्राइमरी डाटा जो है वो फर्स्ट हैंड डाटा या अनग्रुप डाटा होता है विच इज़ कलेक्टेड बाय विच इज़ नॉट कलेक्टेड बाय समवन प्रीवियसली। लेकिन जो सेकेंडरी डाटा जैसे सेंसस रिपोर्ट है वो आपका डाटा आगे फर्दर यूज़ किया जा सकता है, तो वो सोर्स होता है सेकेंडरी डाटा का। और द मीन मीडियन एंड मोड ऑफ कांस्टेंट ए आर करेक्ट ऑप्शन ए। कांस्टेंट अगर आपके पास डिजिट्स होंगे तो उनका जो मीन मीडियन या मोड कैलकुलेट होगा वो वही कांस्टेंट डिजिट होगा जिस पर मुश्तमिल वो डाटा होता है। फॉर एग्जांपल अगर डाटा आपके पास एक्स जो है वो टू 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 रिपीटेडली अगर वो वही हो तो उसका मीन भी वही होगा, मोड भी वही होगा और मीडियन भी वही होगा। नेक्स्ट MCQ जो है वो है द मीन ऑफ अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज इफ इट्स मीडियन एंड मोड बोथ आर 15.25। अभी हमने इसके ऊपर बड़ी बात की है कि सबसे पहले तो उसने कह दिया जी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की क्या निशानी है कि उसका मीन मीडियन मोड आपस में बराबर होगा। तो अगर इसका मीडियन और मोड 15.25 है तो ऑब्वियसली इसका जो मीन है वो भी 15.25 ही होगा। तो ये पेपर था जी आपका 2007 का, और इसमें अगर आप देखें तो आपके पास 5 MCQs हैं और 2 एक्सटेंसिव क्वेश्चन हैं 20 मार्क्स के, और 5 मार्क्स के आपके MCQs आ गए, और इसके अलावा आई थिंक 5 से 6 शॉर्ट क्वेश्चन हैं। तो ये अप्रॉक्सीमेटली अगर आप देखें तो ये 40-45 मार्क्स का ये पेपर है जो इससे पूछा गया। तो नेक्स्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे 2008 का पेपर।